नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत धारा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। संस्कृत से संबंधित सभी राज्यों के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी, एकलव्य टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट आदि में पूछे जाने वाले विषय वस्तु अयोग व इसके विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अयोग व बिंदु जितना ही छोटा है उतना ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जानते हैं अयोग व किसे कहते हैं और ये संख्या में कितनी होती हैं। तो वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त और जो भी वर्ण होते हैं उन्हें हम अयोग व कहते हैं। अयोग व संख्या में 4 होते हैं: अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल्य और उपधमानीय। मतलब हमारे जो व्याकरण ग्रंथ है जिनमें हम माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत 9 स्वर और 33 व्यंजनों का उल्लेख है, उनके अंतर्गत इन 4 वर्णों का उल्लेख नहीं है जिन्हें हम अयोगवा कहते हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि वर्णमाला और माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण हम इन्हें अयोगवा कहते हैं। हमारे व्याकरण ग्रंथों में जितनी वर्णमाला हैं उनके अंतर्गत इनको समाहित नहीं किया गया है। चलिए आगे हम अनुस्वार और विसर्ग के विषय में चर्चा करते हैं। तो हमारे व्याकरण ग्रंथों में कहा गया है कि अह इत्यच परानुस्वार विसर्गयो। और अह ये अच के बाद आने वाले क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। इत्यच मतलब अच मतलब स्वर, मतलब किसी भी स्वर, पर मतलब बाद में अनुस्वार और विसर्ग होता है, मतलब किसी भी स्वर के बाद में ही अनुस्वार और विसर्ग लगाया जाता है। चलिए देखते हैं इनका उदाहरण। जैसे बालकम, रामम, श्यामम आदि में मकार के बाद अकार के ऊपर जो बिंदु है उन्हीं का नाम अनुस्वार है और इनका उच्चारण स्थान नासिका है। मतलब अनुस्वार के उच्चारण स्थान के विषय में कहा गया है नासिका अनुस्वारस्य, मतलब अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। अब विसर्ग का उदाहरण है जैसे केसा, श्यामा, ग्रामा आदि में मकारोत्तर अकार के बाद जो 2 बिंदु है उसी को हम विसर्ग कहते हैं। मतलब विसर्ग को हम 2 बिंदु से और अनुस्वार को हम 1 बिंदु से पहचानते हैं। ये वर्ण के ऊपर लगता है और विसर्ग वर्ण के बगल में लगता है। ये एक सिर्फ चिन्ह होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, जैसा कि संस्कृत में कहा गया है अकुह विसर्जया नाम कंठ। अकुह विसर्जया नाम कंठ मतलब अ, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। मतलब हम विसर्ग को बोलने के लिए कंठ का सहारा लेते हैं। चलिए आगे हम जिह्वामूल्य वर्ण के विषय में चर्चा करते हैं। तो जिह्वामूल्य वर्ण के विषय में व्याकरण शास्त्र में कहा गया है प्रागर्थ विसर्ग सदृश्यो जिह्वामूल्य। मतलब क ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उन्हें हम जिह्वामूल्य वर्ण कहते हैं। मतलब क ख इति कखाभ्याम प्रागर्थ विसर्ग सदृश्यो। क ख के पहले जो आधे विसर्ग जैसा चिन्ह है वही जिह्वामूल्य है और इनका उच्चारण भी कंठ के नीचे भाग जिह्वामूल से होता है। इनके विषय में कहा गया है जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। अब हम उपधमानीय के विषय में चर्चा करते हैं। तो इनके विषय में व्याकरण शास्त्र में कहा गया है कि प फ इति पफाभ्याम प्रागर्थ विसर्ग सदृश उपधमानीय। मतलब प फ के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे हम उपधमानीय वर्ण कहते हैं। मतलब क ख के पहले जो आधे विसर्ग जैसा लिखा जाता है उसे हम जिह्वामूल्य और प फ के पहले जो आधे विसर्ग जैसा लिखा जाता है उसे हम उपधमानीय वर्ण कहते हैं। चलिए इनका उच्चारण स्थान जानते हैं कि उपधमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो उ पु उपधमानीय नाम ओष्ठ। मतलब उ और प वर्ग और उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इनको बोलने के लिए हम ओष्ठ का सहारा लेते हैं। आगे हम कार और इफ प्रत्यय के विषय में चर्चा करते हैं कि संस्कृत में कार और इफ प्रत्यय कहाँ लगते हैं। तो वर्णात कार संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए।
जैसे हम अ में कार प्रत्यय लगाते हैं तो अकार बनता है, क में कार प्रत्यय लगाते हैं तो ककार बनता है, ख में कार प्रत्यय लगाते हैं तो खकार बनता है, ग में कार प्रत्यय लगाते हैं तो गकार बनता है। इसी प्रकार घकार, चकार, प्रकार, टकार आदि बहुत सारे शब्द बन जाते हैं कार प्रत्यय लगाकर। और र में इफ प्रत्यय जोड़कर या फिर लगाकर रेफ कहना चाहिए। आगे हम अनुपूर्वी या पदों का अंतर्गम के विषय में चर्चा करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, मतलब जिस कर्म में उन्हें लगाया जाता है, उस कर्म का नाम अनुपूर्वी होता है। जैसे राम शब्द में 4 वर्ण हैं। र व्यंजन के बाद आ स्वर है, म व्यंजन के बाद अ स्वर है। इस प्रकार राम बना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी वर्ण को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं, क्योंकि जो व्यंजन होता है वो अर्धमात्रिक होता है और स्वर के लगने के बाद ही उसकी पूरी मात्रा होती है और वो उच्चारण किया जा सकता है। इसी प्रकार बालक भी बनता है। बालक में ब में अ लगता है, फिर ल में अ लगता है, फिर क में अ लगता है तो बालक बनता है। इसी प्रकार हरि, कवि, रवि, ऋषि, कपि आदि इकारांत शब्द हैं। ये भी व्यंजन से मिलकर और स्वर से मिलकर बने हैं। इसी प्रकार भानु, गुरु, शिशु आदि उकारांत शब्द हैं और इनके रूप एक जैसे चलते हैं। पृथ्वी, भातृ, मातृ, जामातृ आदि ऋकारांत शब्द हैं और इनके रूप भी एक जैसे चलते हैं। राजन, आत्मन आदि नकारांत शब्द हैं, मतलब इनके अंत में न व्यंजन है और मनस, पयस, यशस सकारांत शब्द हैं। इनके रूप एक जैसे चलते हैं। सरित, जगत आदि तकारांत शब्द हैं और इनके रूप एक जैसे चलते हैं। तो हम जो विषय वस्तु पढ़े हैं इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि अयोग वाक्य कितने हैं, अयोग वाक्य किसे कहते हैं, महेश्वर सूत्रों में किनकी गणना नहीं की गई है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा प्राप्त जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार आप सभी अपना साथ और सहयोग हमें प्रदान करते रहें। नमः संस्कृताय मित्रों।